Hello, dear teachers, dear future teachers, and my dear students. Welcome to the Tesla classes, जहां पे हम HSTAT के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 10 सालों के कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट ईयर यानी HSTAT 2025 में जो हुआ था यानी 26 जुलाई 2025 के पेपर के क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 150 तक में हम एंटर कर चुके हैं। आई होप पिछले 50 क्वेश्चन 91 से 140 तक आपने अच्छे से कर लिए और उन 50 क्वेश्चंस के थ्रू 50 कंसेप्ट जो आपने रिवाइज किया एटलीस्ट उनको अच्छे से नोट डाउन कर लिया। क्योंकि भाई ऐसा है पिछले 10 सालों के 600 क्वेश्चंस करते करते आप 600 कंसेप्ट्स रिवाइज करेंगे जिनमें से कम 40% तो रिपीट ही होंगे भाई कंसेप्ट्स। समझ गए मेरी बात? यानी आप 300 प्लस कंसेप्ट्स क्या कर चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे सिर्फ इन PYQs के थ्रू। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन विद द क्वेश्चन नंबर 141, द क्वेश्चन 1 ऑफ द डे। आगे चलने से पहले जो बच्चे कोर्स में ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं उन्हें ये चीज कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। वो ये चीजें कब करें मैं सजेस्ट करूंगा, वो एक बार कोर्स के थ्रू निकल जाएं और उसके बाद ये चीजें अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। क्योंकि हम ये PYQs अल्टीमेटली कोर्स में कर ही चुके होंगे, टॉपिक वाइज कर चुके होंगे, बल्कि वहां तो जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूं उसी के साथ PYQ वहां पे हम कर भी लेते हैं। आई होप इट इज क्लियर। लेकिन अभी अगर आप रैंडमली अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपका वहां टॉपिक से ध्यान हट जाएगा भाई। और डबल टाइम क्यों लगाना जब एक बार में सारा काम चल रहा है कोर्स पे, सारा रिवीजन वहां पे हो रहा है किस तरह से कि भैया कुछ भी ऐसा आपको ना पढ़ना पड़े जो HSTAT से बाहर का है और कुछ भी ऐसा छूटे ना जो HSTAT के अंदर पूछा जाता है। जी हां, तो वो वाले बच्चे उनके लिए खास सजेशन थी जो कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं और वहां पे बिल्कुल फुल फ्लो में अब चीजें चल रही हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा कोर्स में। जी हां, जितना मैं अपना 100% वहां पे दे रहा हूं और एंजॉय कीजिए अपनी स्टडीज को, अपनी फिजिक्स को। गारंटी है इसी तरह लगे रहे तो सिलेक्शन यानी HSTAT पक्का आप क्लियर करके हटेंगे। और आप सबको पता है हरियाणा में HSTAT अगर फिजिक्स में क्वालिफाई हो गया समझ लो भैया गवर्नमेंट PGT टीचर आप फिजिक्स के ज्वाइन होने से 1-2 कदम की दूरी पर रह जाएंगे। क्लियर? और वो तब पॉसिबल हो जाएगा जब भी गवर्नमेंट जॉब्स यानी वैकेंसीज निकालेगी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। आज का क्वेश्चन नंबर 141। इन द बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन ए पाथ ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। यानी रेडियस दे रखा पाथ का 0.5 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर कर दो भाई इनटू में, ठीक है, एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 × 10⁻15 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। यानी फ्रीक्वेंसी जो कि क्या होती है 1 ओवर टाइम पीरियड। हाँ, ये किसके इक्वल है 5 × 10⁻15 हर्ट्ज में होती है तो हर्ट्ज ले लो भाई। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट। एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमेगा यानी चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है बिल्कुल, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है भाई? सर सिंपल है, μ0I में 2R होती है भाई। होती है नहीं? याद रखना सर्कल के सेंटर पे, सर्कल में चार्ज घूम रहा है तो उसके कारण सेंटर पे लगातार μ0I 2R मैग्नेटिक फील्ड बनी रहेगी। अगर वो सर्कल में ना घूम के सेमी सर्कल चलता है तो सेंटर में यानी ऐसे आके चार्ज पार्टिकल और ऐसे चला जाता है तो सेंटर में μ0I में 4R इसके कारण होगी, इसके कारण 0 होगी, इसके कारण भी 0 होगी। क्यों भैया? ये कंसेप्ट्स डीप में समझने हैं, कोर्स पे सब कुछ चला हुआ है। आई होप ये क्लियर है कि आधा सेमी सर्कल अगर है तो उसके कारण सेंटर पे μ0I 4R होती है। इसी तरह क्वार्टर ऑफ ए सर्कल है तो भाई में 8R हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। यहां पे सिर्फ पूरे सर्कल का अपने को देखना है। μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7। अच्छा, I की वैल्यू, करंट कितना चल रहा है भाई? करंट होता है Q/T, I = Q/T। जब चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। भाई मैं कितने टाइम में एक चक्कर पूरा कर रहा है?
दैट इज द टाइम पीरियड। हाँ, अब टाइम पीरियड देखना, 1/t की वैल्यू ये दे रखी है, तो क्या 1/t को पूरे को मैं कितना लिख दूं, 5 × 10⁻15, तो यहां पे लिख दूं 5 × 10⁻15, क्योंकि 1/t, अरे यहां 1 है, 1 इंटू में q/t है, तो 1/t की वैल्यू पुट कर दी मैंने 5 × 10⁻15, बस। तो इतने एम्पियर का करंट चल रहा है भाई, आई होप क्लियर। तो ये आई की वैल्यू पुट कर दो, 1.6 × 10⁻−19 इंटू में 5 × 10⁻15 और बाय में 2 इंटू में आर का काम कौन करेगा, रेडियस, यानी 0.5 यानी 5/10 और ये इंटू में क्या है 10⁻10 है भाई। आई होप क्लियर। इनको काट दोगे सबको, काटने पे आपके पास फाइनली मेरे ख्याल में 3.2 पाई वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी इतने टेस्ला आ जाएगा। कर लोगे सोल्व। पाई को 3.14 मत रखना क्योंकि पाई में ही आंसर दे रखा भाई, और इन सबको सोल्व करोगे तो आपके पास 3.2 आ जाएगा। चलें आगे, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द डे। लेकिन उस पे चलने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो सुनो भाई, ये YouTube चैनल जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाया गया है अभी कुछ दिन पहले, सिर्फ एचटेट को फोकस में रखते हुए। अब आप सबको पता है भाई कि एचटेट के बेस पे, वो भी सिर्फ फिजिक्स का चैनल, कितना ही ज्यादा ग्रो कर पाएगा, यानी आप सबका सहयोग इसमें चाहिए। जी हाँ, बहुत कम ऑडियंस होती है, अपने हरियाणा के ही बच्चे ज्यादातर इसमें अप्लाई करते हैं, वो भी सिर्फ वो करते जो फिजिक्स में है। हाँ, तो यानी चैनल अपना स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ही है। तो इसको प्लीज, जो वीडियो आपको पसंद आए उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है भाई कर दिया करो, ताकि चीजें और ज्यादा बेटर वे में लोगों तक पहुंचे और अपना भी एक मतलब जो जुनून है वो और बेटर हो और बढ़े, यानी अपने को भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए और ज्यादा चीजें YouTube पे प्रोवाइड करवाई जाएं फिजिक्स के क्षेत्र में एचटेट के लिए। तो चलिए फिर अब एक मेन जानकारी, एचटेट फिजिक्स जो है वो मैं YouTube पे जरूर करवा रहा हूं, पर इसका पूरा कोर्स अगर आपको चाहिए तो अपनी ऐप है भाई टेस्ला क्लासेस नाम से प्ले स्टोर पे, जहां पे नीट और JEE के कोर्सेज चलते हैं फिजिक्स के लिए। वहां पे मैंने लॉन्च किया है आपका एचटेट फिजिक्स के नाम से एक कोर्स, जो कि जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ रहने वाली है, 6 मंथ। अब अगर एग्जाम नहीं हुआ 6 मंथ तक तो फिर वो एग्जाम तक बढ़ती जाएगी, क्लियर। लेकिन अगर एग्जाम पहले हो गया 6 मंथ से, जो कि होना ही है, तो भी आपकी वैलिडिटी एग्जाम के बाद तक भी रहेगी, यानी जब तक 6 मंथ पूरे नहीं हो जाते। और इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, पिछले 10 सालों के PYQs के बेस पे पूरी ऐसी स्ट्रेटेजी जिसका यूज करके आपको सिर्फ और सिर्फ उसी को फॉलो करना जो कोर्स में मैंने करवाया है, उससे बाहर कुछ नहीं करना। और गारंटी मैं आपकी लेता हूं कि 45+ इजीली आउट ऑफ 60 आप फिजिक्स में स्कोर कर देंगे। आजकल लोग किस तरफ जा रहे हैं कि मैं कॉमन सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, फिजिक्स में तो 25 भी आ जाएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन भाई भूल जाओ, अगर फिजिक्स में 25 का टारगेट लेके चल रहे हो 60 में से, तो 15 भी नहीं आएंगे, यानी सिर्फ 15 वो आएंगे जो वैसे भी सबको बी फिल करने पे आ ही जाएंगे, चांसेस हैं, समझ गए। तो भैया कोई फायदा नहीं उसका, यानी अगर 25 का टारगेट है तो 15 ही आएंगे और उतने में आपका क्लियर एचटेट होने वाला नहीं है। यानी अगर सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा वीक है तो आप एचटेट फिजिक्स के क्षेत्र में क्लियर नहीं कर सकते। अगर कर भी लेंगे तो आगे जाके क्या वैकेंसी जब आएंगी तो वहां पे आप स्क्रीनिंग क्लियर कर पाएंगे। अगर आपके बेसिक्स इतने वीक हैं कि आप 25 नहीं स्कोर कर पा रहे आउट ऑफ 60, तो फिर क्या ही स्क्रीनिंग क्लियर कर पाएंगे। और यही रीजन रहा कि पहले जब लगभग 452 के करीब वैकेंसी शायद निकली थी पिछली बार, मैंने सुना है एचटेट के बेस में, यानी फिजिक्स के पीजीटी के लिए, और उनमें से सिर्फ 108 लोग ही क्या कर पाए, एंटर कर पाए भैया गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्यों? स्क्रीनिंग नहीं हुई। क्यों? एचटेट क्लियर नहीं था। क्यों नहीं था? सब्जेक्ट वीक था। तो बिना सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग होने के, बिना सब्जेक्ट के स्ट्रॉन्ग हुए आप इसको इजीली क्लियर नहीं कर पाएंगे। सिंपल, और सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग अगर करना है तो गारंटी देता हूं इस कोर्स को अगर आप कर लेंगे तो हरियाणा एचटेट फिजिक्स, KVS, NVS फिजिक्स, DSSB फिजिक्स, या फिर आप कहीं भी फिजिक्स का एग्जाम दोगे तो भैया आप
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करोगे, इतनी मेरी गारंटी है। और ये पूरा कोर्स, ये सारी फैसिलिटीज के साथ सिर्फ 399 रुपीज में, जीएसटी के साथ, जीएसटी इंक्लूड है इसी 399 में। आपको लगभग 410 पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 11 रुपीज इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज गूगल लेता ही लेता है भाई। जीएसटी इसकी मैं खुद पे करूंगा, इंक्लूड है 399 में। यानी आपका कोर्स तो सिर्फ ये 327 रुपीज का भाई। क्लियर? अब देख लो, प्लस में जीएसटी इंक्लूड होके ये यहां पे चला गया। सिंपल। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है कोर्स से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर, और इवन यू कैन कॉल मी। लेकिन कॉल उठाने के चांसेस कम रहते हैं भैया, क्योंकि मैं पूरे दिन ऑक्यूपाई रहता हूं, अलग अलग तरह के बैचेज चलते रहते हैं। चलें आगे। सो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 142 ऑफ द एचटेट 2024। जी हां, जो कि 25 में हुआ था, जुलाई में। चलो भाई, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर इक्वल ऑफ इक्वल चार्ज। दो आयंस हैं, मान लिया क्यू चार्ज है, क्यू एक पे और क्यू दूसरे पे, उनके बीच में फोर्स कितना है? 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। तो आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के, कोलंबियन कांस्टेंट, Q1 Q2 बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर। हाँ, फोर्स दे रखा 3.7 इंटू में 10⁻⁹ न्यूटन। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ ऐसा यूनिट्स में, इंटू में चार्ज एक आएगा क्यू, दूसरे का भी क्यू, क्योंकि इक्वल चार्ज बोल रखा है, यानी यहां पे क्यू स्क्वायर आ गया, बाई में आर स्क्वायर। डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, यानी 5 का स्क्वायर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻10 हो गया मीटर में, और उसका स्क्वायर यानी इंटू में फिर से 5 कर दो, और इंटू में 10⁻⁻10 फिर से कर दो, यानी 10⁻⁻20 हो जाएगा। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। सिंपल है भाई। तो सुनो, अब अपने को क्यों निकालना है? हाँ नहीं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन निकालना है। तो टोटल चार्ज निकालने, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके वो चार्ज बनाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है भाई। सिंपल सी बात है। हाँ, तो यानी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻⁻9 इंटू में 5 और 5 ऊपर जाएंगे 25 इंटू में 10⁻⁻20 और बाई में ये 9 इंटू 10⁻9 आ जाएगा। सिंपल है भाई। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻18 बना देगा, क्योंकि -9 हो जाएगा ऊपर जाके, बिल्कुल हो जाएगा। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे मामले को, तो आपके पास कितना आएगा? ये 9 काट दो भाई, 9 दूनी 18, 7 9 7 63, 2.7 ले सकता हूं इसको। क्लियर है इतना? हाँ भाई। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10⁻⁻38 लिख दूं? बिल्कुल 10⁻⁻38 लिख सकते हैं। और इंटू में क्या 3.7 इंटू में 2.7 कर दूं? बिल्कुल 3727, 4 7 ये 21 और 4 25, 2 7 14, 1 2 3 6 और 1 7, 9 9 9, यानी लगभग 9.99 आ जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो यानी यहां पे 9.99 लिख देंगे भाई। सो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहां पे। अब जब क्यू निकालना है तो इक्वल टू 3.2 आएगा भाई, इसका अंडर रूट इंटू में इसका अंडर रूट 10⁻⁻19 आएगा। तो क्यू इक्वल टू इतने कूलम आया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? क्यू बाई में ई, क्यू कितना? 3.2 इंटू में 10⁻⁻19 बाई में ई कितना? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो ये तो कितने आ गए भाई? 2 आ गए। कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अब ये मत बोलने लग जाना कि सर 9.99 का एग्जैक्ट अंडर रूट 3.2 नहीं होता। अरे भाई, ये भी तो एग्जैक्ट नहीं लिया है हमने, 2.7 समथिंग बनना था। समझ में आई बात? हाँ, ये ऑलमोस्ट इतना लिख देंगे। क्या क्लियर है? क्योंकि यहां पे डायरेक्ट वैल्यूज थी, पॉइंट में कुछ नहीं था, और वैसे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट में हो नहीं सकते। चले आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 143। किसके बेस पे है? इंपल्स के बेस पे। एवरेज फोर्स है भाई। देखो, द बॉल ऑफ मास, ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, बॉल का मास है सर 100/1000 kg, यानी 1/10 kg। सिंपल रखो चीजों को। फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट ऑफ 5 मीटर से गिर जाती है भाई बॉल। अच्छा, ऐसे गिरी, यहां पे गिरी, और
0.1 सेकंड के लिए ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में रही, यानी जो फोर्स ग्राउंड इस पे लगाएगा वो 0.1 सेकंड के लिए, यानी बहुत कम टाइम के लिए लगाएगा, उसको इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। और चेंज इन टाइम, स्मॉल टाइम वहां पे 0.1 यानी 1/10 सेकंड के लिए लगा है। एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड इज, आपको एवरेज फोर्स निकालना है, एफ एवरेज। अब याद करो, इंपल्स जैसे शो करते हैं वैसे किसके इक्वल होता है, एफ डेल्टा टी। तो एफ किसके इक्वल आएगा, आई बाई में डेल्टा टी। आई क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम बाई में चेंज इन टाइम कर दूं तो क्या एवरेज फोर्स आ जाएगा मेरे पास, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब चेंज इन मोमेंटम कैसे करें सर, एफ विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम फाइनल माइनस में मोमेंटम इनिशियल, और बाय में चेंज इन टाइम दे ही रखा है 1/10 सेकंड। क्लियर। फाइनल मोमेंटम कितनी, जिस मोमेंटम के साथ ये टकरा के ऊपर गई है। तो देखो बोलता है कि टकरा के वापस ऊपर सिर्फ 1.25 मीटर तक ही जाती है, 1.25 मीटर। तो पहली बात तो ये देख लो कि टकराई किस वेलोसिटी से है, किस मोमेंटम से टकराई। इनिशियल मोमेंटम क्या थी, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू जिस मास के साथ टकराई इनटू में जिस वेलोसिटी के साथ टकराई। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे उसको जिसके साथ यहां पे टकराएगी। तो यहां पे मास कितना है 1/10 kg, और किस वेलोसिटी से टकराई, इस साइड से आई थी, √2g h से स्ट्राइक करेगी, बिल्कुल। तो √2g का काम 10 करेगा, h कितना है 5। क्लियर। सो 1/10 इंटू में 100 का √10, सो 10 से 10 कैंसिल, 1 आया भैया, 1 kg मीटर पर सेकेंड इनिशियल मोमेंटम के साथ ये हिट करेगी। अब अगर नीचे की तरफ की मोमेंटम को पॉजिटिव लेंगे तो ऊपर वाली को नेगेटिव लेंगे, तो इसको मान लिया हमने पॉजिटिव ले लिया। अब मोमेंटम फाइनल वाली, मास इंटू में जिस वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ उठी है, हाँ वो फाइनल, बिल्कुल। तो अब एक बात बताओ, यहां पे किसी ने किसी वेलोसिटी के साथ ये ऊपर की तरफ उठी, लेकिन यहां पे तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो यहां से चली ऊपर 1.25 तक गई, तो v² माइनस में u² इक्वल टू 2as, यहां से यहां तक का मोशन। जब 1.25 मीटर तक ही गई है तो यानी यहां जाके वेलोसिटी 0 हो गई ना, मैक्सिमम हाइट पे। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस में u का स्क्वायर, u ही तो निकालना, तो u का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a का काम -10 करेगा, ऊपर की तरफ जा रही है तो रिटार्ड होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव, इंटू में s 1.25, तो u² माइनस से माइनस कैंसल, u² इज इक्वल टू 2.5 इंटू में 10 25, यानी u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 की स्पीड से ऊपर की तरफ उठी है, तो मास 1/10 है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ उठने की 5 है, तो यानी 1/2 आ गया, यानी 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव ले लो, नीचे वाली अगर पॉजिटिव ली थी तो ऊपर की तरफ वाली नेगेटिव ले ली भाई। सो चेंज कितने का आया, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, -0.5 -1 -1.5, सो यानी ये चेंज इन मोमेंटम आया -1.5, टाइम में चेंज आया 1/10, यानी 1/10 ऊपर चला गया, तो यानी फोर्स -15 न्यूटन। ऑप्शंस में देखो मैग्नीट्यूड दे रखे हैं फोर्स के, यानी 15 न्यूटन। 3 इज द राइट आंसर इन द ऑप्शंस। आई होप क्वाइट क्लियर। इस तरह कर दोगे भाई, समझाने में टाइम लगा है, अदरवाइज ऐसे थोड़ी करोगे, सारे का सारा लिख के स्टेप बाय स्टेप सीधा लिखोगे। कैसे सर, वी नो दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी, या फिर न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता सर एफ इज इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। डेल पी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय में डेल टी ये रहा फाइनल मोमेंटम, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, ये निकालनी पड़ेगी भाई, ये निकालनी पड़ेगी। इनिशियल मोमेंटम m इंटू √2gh, बात खत्म, पुट करो आंसर लो। सिंपल 1 मिनट का क्वेश्चन था, लेकिन समझाने में 5 मिनट लगेंगे ही लगेंगे भाई, अगर अच्छे से समझना है तो, जैसा कि समझा है हमने। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 144। पोज किया करो हर क्वेश्चन को, ध्यान से देखा करो, ऑप्शन सोचा करो अपना क्या है, खुद का लॉजिक लगा के, और अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर टीचर का सॉल्यूशन देखा करो, फिर वो माइंड में हमेशा रहेगा। लेकिन बिना सोचे डायरेक्ट टीचर का सॉल्यूशन देखने चल पड़ोगे, दिमाग में चीजें सस्टेन नहीं करेंगी। पिछले 10 साल से ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूं भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ, और यही एक्सपीरियंस मैंने लिया है बच्चों का, यही देखा है कि ऐसे वीडियो देखने में और वीडियो को पोज करके चीजों को समझने में जमीन आसमान का फर्क है। तो पोज करने पे ज्यादा ध्यान दिया करो एज कंपेयर टू वीडियो को चलाए रखने पे। चला तो फास्ट में लो,
बीच बीच में पोज करो और सोचो कि पिछले 5 मिनट में सर ने क्या क्या डिस्कस किया। माइंड में सस्टेन भी रहना चाहिए वो। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 144, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई इस तरह से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे शो करते हैं भाई? पैरेलल लाइंस और इक्वी डिस्टेंट लाइंस से। इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, ऐसे रख देता हूं, ये लो, ठीक है, यहां माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वो है, ठीक है। तो बताओ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको तो इस डायरेक्शन में लेके जाएगी क्यू ई फोर्स से, और इस नेगेटिव को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगी क्यू ई फोर्स से। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी एफ नेट इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सत्य बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। ए नॉन जीरो टॉर्क, नॉन जीरो टॉर्क फील करेगा। टॉर्क होता है इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स और ये फोर्स दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो ये भैया नॉन जीरो टॉर्क दे रखा है। इस केस में देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, फोर्स भी कुछ ना कुछ है, यानी टॉर्क विल बी नॉन जीरो, है ना। बिल्कुल ये बात भी सत्य है, लेकिन सुनना आप ध्यान से, एचटेट ने दे रखा है कि ये दोनों सही हैं। अब एचटेट वालों से कोई पूछे कि अगर ये ही डाइपोल हम अगर ऐसे रख दें, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, क्या टॉर्क लगेगा भाई? अरे इस पे फोर्स इस तरफ, इस पे फोर्स इस तरफ, क्या ये घूम पाएगा? नहीं, सिर्फ ऐसा खिंचा रहेगा। वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसमें टॉर्क नॉन जीरो होता है भाई हमेशा। यहां पे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर ऐसे रखा होगा तो घूमेगा, लेकिन यहां पे आ जाएगा। हां, इनर्शिया के कारण, मान लेते हैं इनर्शिया ऑफ रोटेशन के कारण रुक नहीं पाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लगातार टॉर्क बना रहेगा, मान लिया। बट सोचो, इसने बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल एक्सपीरियंस करता है ए नॉन जीरो टॉर्क। अगर मैं उसको रख ही ऐसे दूं डायरेक्टली, तो क्या जीरो टॉर्क नहीं है? लेकिन भाई उसने बोला है। सरकार किसकी है? एचटेट की है। आप लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो, हम तो नहीं करते। अभी नीट के बच्चों को परसों क्या पढ़ा के आया हूं कि सर कि भैया इन दोनों चीजों का ध्यान रखना। अगर ये 0 डिग्री के एंगल पे है ना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 और 180 डिग्री है ना, तब तो टॉर्क 0 है, अदरवाइज नॉन जीरो है भाई। यानी 0 की भी है दो कंडीशन, दो सिचुएशन। तो हाउ यू कैन से दिस इज द राइट आंसर? बट एचटेट ने कहा ये है। कर लो भाई, बता दिया मैंने, दोनों बातें बता दी, अब करोगे क्या वो आप पे बात है। चले आगे, चलो भाई। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 145। बहुत ही आसान जनरल साइंस का क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल कौन सी? जिसको वापिस से वैसा ही ना किया जा सके। हाँ, इरिवर्सिबल। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार आयरन को जंग लग गया तो आप कैसा भी मौसम आयरन के आसपास कर लो, वापिस तो वैसा होने से रहा, यानी इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल है भाई। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिके हो गया जो ऑर्गेनिक मैटर एक बार, यानी यही बात है। ये तो आयरन भी तो ऑर्गेनिक मैटर ही है भाई। हाँ, है तो अर्थ से ही आया है, बिल्कुल। वो डिके होने के बाद अनडिके हो जाता है क्या? नहीं होता, यानी ये भी इरिवर्सिबल है भाई। मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल को मिला दो। अब इनको मिलाने के बाद क्या इनका वापिस अलग अलग कर सकते हैं? भाई नेचुरली नहीं होंगी। क्या देखो, प्रोसेसेस तो कई सारी इनको अलग करने की। हाँ, इरिवर्सिबल तो हैं, बट नेचुरली इरिवर्सिबल प्रोसेस, समझ में आई बात? तो नेचुरली इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। सो ये भी इरिवर्सिबल है भाई। तो इसका मतलब ऑल दी 3 क्लियर। 4 इज द राइट ऑप्शन। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। फटाफट नोट करेंगे। अब तक 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 146 आपके सामने हाजिर है। एक इंपॉर्टेंट कहा जा सकने वाला और अच्छा सा बोला जा सकता है कि हाँ भाई लेवल है, फटाक से होने वाला है वैसे, लेकिन थोड़ा सा तो टाइम लेगा। 1 मिनट की बजाय 2 या 3 मिनट आपके ले लेगा, लेकिन हो जाएगा। सुनो भाई, ए यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ मास 6 kg, एक रोड है ऐसे लंबी 6 kg की, 2.4 मीटर इसकी लेंथ है।
इज बेंट टू मेक एन इक्विलेटरल हेक्सागन, मतलब इक्वल साइड्स की हेक्सागन बना ली। क्या अपने सिंबल्स में हेक्सागन है? नहीं है भाई, तो हम बना लेंगे। चलो, ऐसे एक लाइन हो गई हेक्सागन की, ऐसे दूसरी लाइन हो गई, बिल्कुल ऐसे तीसरी लाइन बन जाएगी, ऐसे फोर्थ वाली, इस तरह से फिफ्थ वाली, और इस तरह से 6। क्लियर? 6 की 6 बन गई। अब इनमें से ना सेंटर के अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हेक्सागन, इस एक्सिस के अबाउट जो आपकी तरफ आ रही है, ये कैमरा की तरफ सेंटर से, इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। अगर मैं इसकी एक साइड की, ये जो मैंने येलो पेंट कर दी, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल के और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल। तो सुनो भाई, ये लेंथ मान लेते हैं a है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी यहां की ये लेंथ a/2 है। हां, तो ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस a होगी, ये भी a, ये भी a, और ये साइड्स भी सारी की सारी a मान लेते हैं। क्लियर? तो ये भी a और a ही होंगे भाई। हाँ, तो ये कितना आया? ये d मान लेते हैं, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस साइड के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस d मान लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर एलसीएम 4 आ गया भैया, ऊपर 3a स्क्वायर बच जाएगा, यानी √3a में 4 वैल्यू है इस d की। समझ में आई मेरी बात? आई होप क्लियर। अब सुनो, इस साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हां लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ साइड कितनी है? साइड की लेंथ a है पूरी की। हां, अबाउट इट्स सेंटर, इसके खुद के सेंटर के अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसके अबाउट, अगर ये रोड अपने ही सेंटर के अबाउट ऐसे घूमे, क्लियर, ये रोड अपने ही सेंटर के अबाउट ऐसे घूमे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? दैट इज, याद रखना भाई, 1/12 ml स्क्वायर। एल का काम इसकी लेंथ यानी a करेगी, यानी ma²/12। क्लियर? आई होप क्लियर। अब इस एक्सिस के अबाउट अगर ma²/12 है, तो ये एक्सिस क्या इस एक्सिस के पैरेलल नहीं है? ये एक्सिस क्या इस एक्सिस के पैरेलल नहीं है? बिल्कुल। सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस सेज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यानी ma²/12 प्लस में ml स्क्वायर। एल का काम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ, यानी d स्क्वायर, md स्क्वायर यहां पे। क्लियर? तो इसको पुट कर दो md स्क्वायर को। अब m तो ऐसे कैसा, d स्क्वायर कितना, यानी इसका स्क्वायर। अरे ये देखो, √3 ऐसे कैसा, a स्क्वायर का √8, 4 का √2 आएगा भाई, 2। क्लियर? तो अब d का स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर करो, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा, और बाय में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो यहां से एलसीएम कितना आएगा? 12 ले लो। सो ma² प्लस में 4 3 जा 3 3 जा 9 ma², यानी ये आ गया आपके पास 10a²/10 ma²/12, यानी 5 ma²/6। आई होप क्लियर। ये एक साइड के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 साइड्स के कारण, क्या इंटू में 6 कर दूं, यानी 6 × 5/6 ma²। 6 से 6 कैंसल, 5 इंटू में मास एक साइड का, ये तो 6 साइड का मास अगर 6 kg है, तो एक साइड का मास 1 kg भाई। तो 6 यानी m की जगह यानी 1a, यानी एक साइड की लेंथ। अब अगर 6 की 6 साइड मिलके 2.4 मीटर बनाती हैं, तो एक साइड का तो 2.4/6 यानी 0.4 है, तो 0.4 का स्क्वायर यानी 4/10 इंटू में 4/10। 5 2 जा पे कटेगा, 2 2 जा पे कटेगा, 8/10
यानी 0.8 kg मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी 0.8, यानी 2 इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्लियर है आपको। याद रखना है एक साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब रोटेट करेगी तो ml²/12 होता है, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है कि इसी के पैरेलल में कोई और एक्सिस है तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में ml², m और इनटू में उसके दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर, ये डिस्टेंस थी तो उसका स्क्वायर पुट किया तो ये बना m ऐसे का ऐसा। सिंपल, इसको नोट करो फटाफट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 147 ऑन योर स्क्रीन। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है। ए लॉन्ग सिलेंडर हैज ए चार्ज डेंसिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, यानी डेंसिटी अल्फा आर दे रखी है, यानी डिस्टेंस के साथ डेंसिटी चेंज होती है भाई, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है आपका सिलेंडर। हाँ, अब अल्फा कांस्टेंट है। द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखना है कौन सा है। सोचो कि ये आपका लॉन्ग सिलेंडर है, यानी इसकी लेंथ का कोई पैमाना नहीं है भाई। इस तरह से मान लो चलता जाएगा, लेंथ बहुत ज्यादा है। अब इसके अंदर किसी पॉइंट पे हमें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। ये एक्सिस है तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट मान लेते हैं कोई, हाँ, जो कि x डिस्टेंस पे है, और यहां सिलेंडर की थिकनेस, ये मोटाई dx है, हाँ, और इस तरह से ये सिलेंडर बना हुआ है, इस तरह से अंदर गॉसियन सरफेस ले लिया हमने, मतलब समझ में आई बात। और इस छोटे सिलेंडर की लेंथ l है, ये लेंथ कितनी है, l है। आई होप इतना सबको क्लियर है। तो सुनो, आपको पता है E.dr, हाँ, दैट इज इक्वल टू इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल E.ds या dA बोल लो, दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, हाँ, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स, द फ्लक्स एनक्लोज्ड, d5 इसको बोल सकते हैं। अब अगर मैं किसी r डिस्टेंस पे लेके चलूं, फॉर ए डिस्टेंस r जो कि अंदर ही है इस सिलेंडर के, वहां पे कितना फ्लक्स एनक्लोज्ड होगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में 2 पाई आर एल। यस और नो, समझ में आई बात। क्योंकि इतनी वॉल्यूम में इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड कर दूं तो इतना फ्लक्स उसके अंदर एनक्लोज्ड है। ये बात क्लियर है सबको? आई होप इट इज क्लियर। अब हम ये निकाल लिया हमने, ये पता था हमको डायरेक्ट ही, अब ये निकाल लेते हैं। क्लियर, यानी क्यू एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट निकाल लूं और इसके बराबर रख दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो क्यू एनक्लोज्ड कितना, अब छोटा सा चार्ज, हाँ, कितना होगा इस सिलेंडर के अंदर, अगर मैं x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस ले लूं तो इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो dq इज इक्वल टू सिग्मा dv, क्योंकि डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू चार्ज, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पता है? ठीक है भाई, रो दे रखी है तो रो इंटू डीवी बोल लो भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब रो की वैल्यू कितनी है, अल्फा आर है, हाँ, और डीवी की वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम, ये स्मॉल वॉल्यूम कितनी है, 2 पाई आर की बजाय एक्स, और इंटू में ये डीएक्स, और इंटू में ये एल भाई। क्लियर, तो यानी एल को यहां लिख देता हूं। सिंपल, ये आ गया स्मॉल चार्ज। अब आपको चार्ज कहां तक का निकालना है, जिस डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, हमने तो एक्स की टर्म्स में ले रखा है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेके आर तक। आई होप क्लियर। अब यहां पे देखो, सो डी क्यू विल बी इक्वल टू, अब आर का काम यहां पे एक्स करेगा, एक्स डिस्टेंस पे, तो इसको एक्स ले लेता हूं आर को। अल्फा आर में आर का काम कौन करेगा, इस पॉइंट पे एक्स करेगा, तो मैंने अल्फा एक्स ले लिया। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू में 2 पाई एल एक्स का स्क्वायर डी एक्स, 0 से लेके आर तक। सो डी क्यू विल बी इक्वल टू, अब तो इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, तो डी क्यू क्या है, तो क्यू ही बन गया है ये।
सो क्यू विल बी इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट है बाहर, 2 पाई एल कांस्टेंट है बाहर, 2 पाई एल अल्फा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स की पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो। क्या इतना क्लियर है? हाँ, और लिमिट 0 से r पुट कर दिया तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। सिंपल है। तो ये अपने पास क्यू की वैल्यू आ गई। इसको किसके बराबर रखना है? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट को डी क्यू यानी इसके बराबर रखना है। तो यानी यहां पे कर देता हूं ई इंटू में 2 पाई आर एल विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। क्यू ये रहा 2 पाई, हाँ एल, इसको हटा दूं यहां से एक बार के लिए, 2 पाई एल अल्फा आर क्यूब बाई में 3 और अपॉन में एप्सिलॉन नोट है तो ऐसे कैसा एप्सिलॉन नोट। अब 2 पाई आर एल से 2 पाई आर ए कट गया, स्क्वायर बच गया और एल कट गया। तो अपने पास E इज इक्वल टू, इस तरफ और कुछ भी नहीं है, इस तरफ क्या बचा? ये आर स्क्वायर बचा और नीचे 3 एप्सिलॉन नोट बचा और यहां पे अल्फा बचा हुआ भाई। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई। देखो किसमें ऑप्शन में है, अल्फा आर स्क्वायर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नोट, अल्फा आर स्क्वायर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नोट। ऑप्शन 1 ही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वाइट क्लियर हो गया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस करने हैं भाई। इसी को डीप में अगर समझना है तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ सिलेंडर नहीं बल्कि स्फीयर, किसी भी लाइन चार्ज, किसी भी सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितनी होती है, सब हम फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। आई होप क्लियर। सो चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 148। चलो भाई, सो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 148 हाजिर है। ध्यान से पढ़िए, कितना आसान सा क्वेश्चन है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पढ़ो और बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ए मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। बिल्कुल सही है बात भाई। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ बॉडी की डायरेक्शन चेंज करने का काम आता है, वो कभी भी बॉडी की वेलोसिटी नहीं बढ़ा घटा सकता। चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ है मान लिया, और इनमें चार्ज पार्टिकल को अगर आप इस तरफ चला दोगे प्लस क्यू को, तो ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, ये इसी स्पीड से चलता रहेगा। अगर इस तरफ चला दोगे प्लस क्यू चार्ज को तो भी ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, चलता रहेगा इस तरफ उसी स्पीड से। लेकिन अगर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर इसको चला दोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, डायरेक्शन में चेंज आएगा, फोर्स लगेगा जब किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चलाओगे। तो क्लियर, बताऊंगा कब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में। हाँ अब सुनो, या फिर उससे पहले मैग्नेटिज्म वाले में, कहां पे, कोर्स में बता रखा है इसके बारे में सब। तो सुनो भाई, लेकिन किसी एंगल पे चलेगा तो फोर्स लगेगा, लेकिन वो फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। और काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर होता है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। अब अगर ये मैग्नीट्यूड ही नहीं चेंज करता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब ये फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने वाला लगाता है, मैग्नीट्यूड चेंज करता ही नहीं, तो क्या वर्क डन होगा भाई? नहीं होगा। तो वर्क डन भी मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के कारण जीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोई वर्क डन नहीं करती किसी चार्ज पार्टिकल पे। जैसे कि अगर ये इस तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको ऐसे ऐसे घुमा देंगी, सर्कल में चलता रहेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन भी जीरो। यानी बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन 3 इज द राइट वन। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स वर्क डन भी करता भाई, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर सकता है। सकता है क्या? करता है हमेशा, अगर नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक चार्ज पार्टिकल पे लगा दी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 आपके सामने, बहुत ही आसान, फ्रिक्शन पे बेस्ड। फटाक से कर देंगे वो बच्चे जो ऑलरेडी इस कोर्स में इस चैप्टर को कर चुके हो। सेकंड से फ्रिक्शन के क्वेश्चन करना वहां पे बता रखे हैं। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, हाँ यानी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यहां से चल रही है एक बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी कुछ ना कुछ, हाँ अच्छा, मूविंग विद 15, तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है भाई, कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और यहां तक जाते जाते फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बताओ कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा जीरो वेलोसिटी होने तक, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस के और बॉडी के बीच में 0.45 है तो आपको पता है इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस पूछ रखी है, तो v² - u² इक्वल टू
2as लगाएंगे, v स्क्वायर 0 माइनस में u स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 2 इंटू में a का नहीं पता, s तो निकालनी ही है भाई। क्लियर? ए कैसे निकालें? आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स जब ये चला दी, हमें नहीं पता कैसे चली, बट चलते टाइम अब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स है जो काम कर रहा है और कोई नहीं, वो फ्रिक्शनल फोर्स ही इसकी स्पीड स्लो करता जा रहा है और फाइनली रोक देगा। तो एक्सेलरेशन भी फ्रिक्शनल फोर्स के कारण है। हाँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ नेट इस पे क्या एफ इजिकल टू म्यू आर के बराबर होगा, यानी म्यू एम जी के बराबर होगा, और फोर्स का काम एम ए करता है, एम से एक एम कैंसल, ए इज इक्वल टू म्यू जी, म्यू की वैल्यू दे रखी 0.45, जी होता है 10 आपका, यानी 4.5 ए की वैल्यू है, यानी 4.5 ए की वैल्यू है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अब इसको क्या लिख दूं, 4.5 इंटू 2 9, 9 इसको काट देगा कितने पे, 9 दूनी 18, हाँ 4 9 पंजे 45, एस इज इक्वल टू 25 मीटर आ गया भाई, तो 2 इज द राइट आंसर। हाँ या ना, 2 इज द राइट ऑप्शन। चलें आगे, इतना आसान सा है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 150 ऑन योर स्क्रीन, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप आंसर याद कर लेना भैया जो भी आएगा, लेकिन मैं अब समझाऊंगा कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। रेशियो ऑफ द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस टू द एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या आएगी? पहली बात, एक गैस के लिए बल्क इलास्टिसिटी जो होती है, यानी आइसोथर्मल या एडियाबैटिक का मामला नहीं है, ओवरऑल इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी डीपी बाई में डीवी। क्लियर? प्रेशर वॉल्यूम पता होगा इस चीज का। अच्छा, अब आइसोथर्मल के लिए हमें इलास्टिसिटी निकालनी है। फॉर आइसोथर्मल एक बात बताओ यार, आइसोथर्मल के लिए ये वैल्यू किसके बराबर होगी? वो आइसोथर्मल के केस में क्या आ जाएगी, आपकी इलास्टिसिटी आ जाएगी गैस की। हाँ, आइसोथर्मल में क्या पीवी कांस्टेंट होता है? हाँ, तो अगर ये निकालना है तो क्या इसका डेरिवेटिव कर दूं वी के रिस्पेक्ट में? हाँ, तो फर्स्ट ऐसे का ऐसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन वी का डिफरेंशिएशन वी के रिस्पेक्ट में 1 प्लस में वी ऐसे का ऐसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वी के रिस्पेक्ट में डीपी बाय में डीवी। तो यहां से वी डीपी बाय में डीवी, इसकी वैल्यू आपके पास, ये पी को इस तरफ रख लूं, इसको इस तरफ ले जाऊं, तो माइनस वी डीपी बाई डीवी क्या पी के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। समझ में आई बात? दूसरी बात, यानी इसमें इलास्टिसिटी आइसोथर्मल के केस में P के बराबर आती है। अब दूसरा कौन सा है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या पीवी गामा कांस्टेंट होता है? बिल्कुल होता है। अरे इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, समझ गए ना? हाँ, इसीलिए ये 0 के बराबर, तो ये इस तरफ आ गया, ऐसा बन गया। अब पीवी गामा कांस्टेंट होता है तो फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव गामा आगे v की पावर पहले से 1 कम और dv बाय में dv 1 प्लस में v रेज टू पावर गामा ऐसे का ऐसा और p का डेरिवेटिव dp बाय में dv इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सिंपल। अब यहां से v रेज टू पावर गामा -1 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, तो v रेज टू पावर गामा -1, v रेज टू पावर गामा -1 मींस v रेज टू पावर गामा इंटू में v रेज टू पावर -1। क्या क्लियर है? गामा से गामा, वी रेज टू पावर गामा कैंसल, तो यहां से अपने पास गामा इंटू में P इज इक्वल टू, यहां से ये इसको इस तरफ ले जाऊं तो इक्वल टू माइनस, ये V ऊपर चला जाएगा, dP बाई में dV लिख सकते हैं। हाँ, यानी ये इलास्टिसिटी आ गई भाई एडियाबैटिक के केस में गामा P के बराबर। आपको रेशियो चाहिए थी एडियाबैटिक आइसोथर्मल टू द एडियाबैटिक। आइसोथर्मल के केस में कितनी आई है? P, और एडियाबैटिक के केस में गामा P, गामा P, तो P से P कैंसिल, यानी 1 बाई गामा आंसर आ जाएगा। आई होप क्वाइट क्लियर। आपको डायरेक्टली याद रख लेना है किसका, ये आइसोथर्मल बाई में एडियाबैटिक है, ना कि एडियाबैटिक बाई में आइसोथर्मल। क्लियर है? गामा क्या होता है? Cp बाई में Cv कांस्टेंट है, पता है ना? हाँ भाई। सो आई होप आज के 10 क्वेश्चंस में मजा आया होगा और 10 नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिले होंगे। बिल्कुल मिले हैं। आज के 10 के क्वेश्चंस में, 10 क्वेश्चंस में सब में एक एक कंसेप्ट था भाई। नोट कर लो, गारंटी देता हूं इजीली 35 प्लस तो फिर भी कर सकते हो अगर सारे PYQs भी कर लोगे तो। और इस कोर्स में गारंटी देता हूं भाई साहब, इतना जोर हमने लगा रखा है कि 45 प्लस कमजोर से कमजोर बच्चा ले लेगा, और जो मेहनती है, फिजिक्स में एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, वो 50 प्लस पे इजीली जा सकता है, 55 इजीली अचीव कर सकता है आउट ऑफ 60। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए,
जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। मिलते हैं 2023 एचटेट के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।